हाय, मैं आज अपनी नई पेंटिंग शुरू करने वाली हूँ। मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने अपनी एक पूरी पेंटिंग को कैसे शुरुआत की और कैसे उसे बनाया। मुझे उस ब्लॉग के रिलीज़ करने के बाद बहुत अच्छे फीडबैक आए हैं, ख़ासकर उन लोगों से जो हमारे दोस्त हैं, हमारे परिचित हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमसे जुड़े हुए तो हैं, ये भी जानते हैं कि हम कलाकार हैं और क्या काम करते हैं इसके अलावा भी। लेकिन उन्होंने कभी मुझे पेंटिंग बनाते हुए पूरा प्रोसेस नहीं देखा था। वो जब घर आते थे तो मेरी बनी हुई पेंटिंग मैंने कई बार उनके सामने दिखाई है। लेकिन ये पूरा एक जो प्रोसेस है कि एक कोरे कैनवास से लेकर उसको पेंटिंग में बदला हुआ देखना, तो ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उनके एक अच्छे फीडबैक्स के लिए मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी। और मैं पेंटिंग शुरू कर रही हूँ। बीच-बीच में मैं बातचीत करती रहूँगी रंगों के बारे में कि मैं कौन से रंग मैं यूज़ कर रही हूँ और क्या बना रही हूँ, किस तरह से बना रही हूँ। और इसके अलावा अगर कोई भी दूसरी भी चीज़ें हैं बीच-बीच में, उसके बारे में भी मैं आपसे बातचीत करूँगी। तो मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ। देखिए मेरी ये पेंटिंग कैसे बनती है। इसमें मैं फ्लैट ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड लेने वाली हूँ, जिसकी एक पतली सी कोटिंग मैं अभी चढ़ाने वाली हूँ। बैकग्राउंड के लिए कलर थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ता है क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है, 4 फीट बाय 4 फीट का कैनवास है मेरा। जब एक फ्लैट कलर लगाना हो तो फिर भी अगर बीच में कलर ख़त्म हो जाते हैं तो बनाया हुआ कलर जैसे आपने थोड़ा सा पतला किया है पानी मिला के, वो अगर ख़त्म हो जाता है तो टेंशन नहीं होती है, क्योंकि फिर से उसी रंग को आपको पानी मिलाकर लगा लेना है। जब हम कोई 2-3 कलर के टोन आपस में मिक्स करके एक अपनी पसंद का आप कलर बनाकर जब काम करते हैं, तब कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर वो बनते में उतना कलर ख़त्म हो गया हो, तो आपको फिर से उसी टोन के लिए बराबर ध्यान में रखकर उन्हीं रंगों को आपस में मिलाना है और उसी हिसाब से उसे पतला या मोटा करना है पानी डालकर। जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तब ये कठिन नहीं होता है, लेकिन शुरू-शुरू में सेम टोन को बनाना अ, एक मुश्किल वाला काम हो जाता है। क्योंकि ये स्पंज से बहुत जल्दी और आसानी से फैलता है, तो मैं स्पंज से ही इसकी कोटिंग करने वाली हूँ। मैंने जो कलर निकाला था वो इतना कवर होने में ही ख़त्म हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्पंज से कोटिंग करने से मेरा काम ब्रश के तुलना में बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है, क्योंकि कितना भी चौड़ा ब्रश मैं लूँ, लेकिन मैं इतनी जल्दी इतने बड़े सरफेस को कवर नहीं कर पाती। और ये जो मेरा व्हील है, क्योंकि ये मुझे और बहुत सारे सर्कल बनाने के अलावा आप देख ही रहे हैं कि पेंटिंग को अपनी सुविधा से घुमा लेने में और उसकी हर सरफेस तक, हर कोने तक पहुंचने में मुझे बहुत आसानी हो जाती है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है मेरे लिए। तो ये मेरी एक ब्लैक कलर की कोटिंग कैनवास पे पूरी हो चुकी है।
और जब ये सूख जाएगा तो इस पे मैं जिस तरह से मैंने पिछली पेंटिंग में पैचेस में आपने देखा होगा, या नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को विज़िट करिएगा, क्योंकि पेंटिंग बनने का वो प्रोसेस जो जिस पर मैंने वीडियोस शुरू किए हैं वो पहला वीडियो है और आपको अच्छा लगेगा। तो इसमें मैं अब अलग अलग कलर के डिफरेंट पैचेस बनाऊंगी और फिर उस पर ड्राइंग होगी। तो अभी मैं फ़िलहाल अपना काम यहाँ थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ, ये सूख जाने तक। उसके आगे का काम इसके बाद करूँगी। हाय, आज दूसरा दिन है। जैसा कल आप सबने देखा था, मैंने अपने कैनवास पर ब्लैक कलर की एक कोटिंग की थी बेस के लिए। आज मैं उस पर 2-3 अलग अलग कलर के टोन लेकर ट्रांसपेरेंट पैच बनाने वाली हूँ। और इन पैचेस का मेरी पेंटिंग में बहुत मतलब एक बड़ा रोल रहता है। मैं उसमें ट्रांसपेरेंसी देने के लिए और लेयरिंग के लिए, और लगभग कई बार ऐसा होता है कि उसको थोड़ा सा 3D व्यू देने के लिए मैं उसके बहुत सारे लेयर्स बनाती हूँ। पिछली पेंटिंग में पैचेस के लेयर उतने नहीं बनाए थे मैंने, लेकिन इसमें काफ़ी लेयर्स में काम होने वाला है पैचेस के, और उसके बाद उस पर ड्राइंग बनेगी। तो अभी मैं डार्क ब्राउन और वेंडेक ब्राउन 2 कलर के टोन लेकर इस पर, ये पूरे एरिए पर 2-3 बड़े बड़े पैचेस बनाने वाली हूँ। मैं पहले लाइन ड्राइंग से पैच का एक शेप बना लेती हूँ, जो कि मैं ब्रश से बनाती हूँ। और उसके बाद में जो उसका मिडिल एरिया है पूरा सरफेस, वो मैं बहुत ही पतले कलर से स्पंज से पूरा उसमें कलर अप्लाई करती हूँ, जैसा कि पिछली पेंटिंग में आपने मुझे बनाते हुए देखा होगा। कोटिंग मैंने कर ली है, लेकिन मैं इसको बीच से दूसरे स्पंज से थोड़ा सा पोंछती जाऊंगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मुझे चाहिए ये पैच। पीछे का जो ब्लैक टोन है वो इसमें से झांकता रहे। बहुत हल्की सी लेयर चाहिए मुझे इसमें वेंडेक ब्राउन की। ये देखिए, ये लगभग इसमें, ये आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल जेट ब्लैक एक पोर्शन छूटा हुआ है, उसमें ये वेंडेक ब्राउन का एक हल्का सा टोन लिए हुए पैच आ गया है। इसमें पीछे के ब्लैक कलर की डीपनेस भी हमें ट्रांसपेरेंसी के साथ दिख रही है, और एक हल्की सी कलर की टोनिंग है। ये पैच का मैं लाइन ड्राइंग इसलिए करती हूँ कि ये जब आगे बढ़े, पेंटिंग जब आगे बढ़ेगी, इसमें और लेयर्स में काम होंगे, तो कई बार ये जो पैच का ये वाला एरिया जो है, जो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ है, वो काफ़ी हद तक कहीं कवर हो जाता है, लेकिन उसके पीछे से ये लाइन ड्राइंग जो झांकती है उसका इफ़ेक्ट मुझे चाहिए, इसलिए मैं इसे थोड़े से थिक कलर से ड्रॉ करती हूँ। तो अब ये पैच थोड़ा सा सूख जाए, फिर मैं इस एरिया में करूँगी, क्योंकि वो दूसरा पैच इस पे थोड़ा सा ओवरलैप होकर आएगा। ये जो मैंने पैच बनाया था, इसका कलर अब सूख चुका है, तो अब मैं इसके दूसरे साइड पर डार्क ब्राउन कलर से एक दूसरा इसी तरह का ट्रांसपेरेंट पैच बनाने वाली हूँ।
ये पैच जो मैं चाहती थी उसका शेप मैंने बना लिया है डार्क ब्राउन कलर से। तो अब जैसा कि मैंने इसमें इसके बीच वाले हिस्से को पूरा एक पतली कोटिंग से ढका था, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर होगा। मैं एक डार्क ब्राउन का सेम कलर का बहुत ही एक पतली सी कोटिंग यहाँ पे अब चढ़ाने वाली हूँ। कोटिंग अगर बहुत ज़्यादा पतली हो जाए तो भी फिर उसको दिखाई नहीं देती है ठीक से, वो कलर का टोन नहीं दिखता है। और अगर ज़्यादा हो जाए तो वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा जो मुझे चाहिए। तो कई बार 2-3 बार इसमें काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोटिंग थोड़ी सी ज़्यादा ही पतली हो गई है। मैं इसमें थोड़ी सी अलग रेंडरिंग कर रही हूँ। जहाँ मुझे ये इफ़ेक्ट ज़्यादा लगेगा वहाँ मैं फिर से स्पंज से दूसरे स्पंज से रब कर दूँगी। कहीं कहीं मुझे इसके ऐसे छल्ले जैसे चाहिए। तो देखिए, ये 2 डिफरेंट कलर के पैच मैंने इसमें तैयार कर लिए हैं। और अब इसको फिर से मुझे सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा। फिर इस पर फिर से 2-3 इससे डिफरेंट कलर के पैचेस आएंगे, और इसी तरह से 3 लेयर में मैं पैचेस बनाऊंगी। और उसके बाद देखिएगा कि उससे जो ट्रांसपेरेंसी बनती है और एक 3D जैसा व्यू बनता है वो कितना अच्छा लगता है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने ये पैचेस तैयार कर लिए थे, और उसके बाद आज मैं यहाँ पर अपनी पेंटिंग में इन सारे पैचेस के भीतर कुछ लाइंस से काम करने वाली हूँ, बारीक लाइंस इसमें लेने वाली हूँ। और कहीं कहीं पर फिर वो जो एक कोशीय जीव मैं बनाती हूँ उनकी ड्राइंग्स मैं यहाँ पर लूँगी। ये सारा प्रोसेस काफ़ी टाइम टेकिंग रहेगा। तो हम शूट तो पूरा प्रोसेस करेंगे, लेकिन आपको वो बहुत फास्ट मूविंग उसमें दिखाएंगी, क्योंकि इतना सारा देखना फिर वो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है। और मैं अब काम शुरू करने वाली हूँ, तो देखिएगा कि कैसे लगते हैं जब ये पैचेस पूरे ड्राइंग से भर जाते हैं। ये टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन देखने में फिर बहुत अच्छा लगता है। जितना पेशेंस से काम हो पाता है उतनी ही उसमें पेंटिंग एक तरह से ना, पेंटिंग कह देती है कि आर्टिस्ट ने उसे किस तरह से बनाया है, उस किस माइंडसेट से बनाया है। एक तो उसके थॉट होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट होता है जो वो सीरीज़ को पूरे सीरीज़ में चलता है कि वो क्या इसमें बताना चाह रहा है, या पूरी सीरीज़ जो रहेगी उसके जिस पे वो काम कर रहा है अभी, तो वो कैसी है, उसमें वो क्या कहना चाहता है और उसके एलिमेंट आए हैं वो क्यों आए हैं। लेकिन हर पेंटिंग उसके बावजूद एक पेंटिंग दूसरे से अलग होती है। और ये भी होता है कि हमारा भी सारा काम, जैसे हमने अगर 20 पेंटिंग मैंने बनाई इस सीरीज़ की, तो उसमें से ज़रूरी नहीं है कि 20 की 20 बहुत अच्छी बने। कई बार कुछ ऐसा काम भी होता है जो कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन उसके बाद इवन उसको पब्लिश करने के बाद भी देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वो बात नहीं आई है, इसमें कुछ कलर की जो चीज़ें हैं वो उतनी अच्छी नहीं बैठ पाई। उसका क्या कहूँ मैं कि उतने या फिर ड्राइंग में कुछ ऐसी कमी रह गई है, या फिर वो बात नहीं है जो मैं जैसा परफेक्शन इसमें चाहती थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम कुछ भी काम करते हैं तो वो हमेशा हर काम सही हो जाएगा या बहुत परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हम बस कोशिश कर सकते हैं अपना बेस्ट देने की। और इसमें एक पार्ट ये है कि हम जब काम करते हैं, हमारा काम पूरा हो गया, तो मेहनत हर काम में लगी है।
उतने ही दिन लगे हैं कि कभी 7-8 दिन है, कभी 10 दिन है, कभी 4-5 दिन है। या दूसरे फ़ील्ड के भी लोग जो हैं, हर व्यक्ति अपने-अपने फ़ील्ड में मेहनत कर रहा है। किसी भी काम को करने में समय, मेहनत उसके बहुत सारा हिस्सा उसका उस काम में लग जाता है। लेकिन जब हम ये स्वीकार कर पाते हैं कि इतनी मेहनत के बावजूद भी जो रिज़ल्ट है वो वैसे नहीं है जो हमें चाहिए थे, या उसमें वो परफ़ेक्शन हमसे नहीं आ पाया है। तो अगर हम उस अपनी इसे मैं गलती नहीं कहूँगी, इसे मैं कहूँगी कि हमारी क्षमता जो थी उस समय जैसी थी हमने काम किया और वो कैसी निकल कर आई। तो क्या हमें अपने आप को कुछ और उसमें अपने काम में सुधारने की ज़रूरत है, या फिर हमारी कंटिन्यूटी उस तरह से नहीं रही उस बीच थॉट की या फिर हमारे मेहनत की। कई बार ऐसा होता भी है कि हम किसी काम को कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा हमें समय मिला, वो पूरे 7 दिन हम बहुत अच्छे से फ़ोकस होकर काम कर पाए। कई बार लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि आप उसमें आपको बीच में डिस्टर्बेंस आया, आपका कंटिन्यूटी आपकी ब्रेक हुई, या आपके थॉट्स की कंटिन्यूटी ब्रेक हुई। तो आपका वो काम है ना, वो कह देता है कि ये यहाँ चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाई हैं, क्योंकि जो उस तरह से होती हैं जिसमें हम फ़ोकस हैं, हमारे थॉट्स और हमारी जो कल्पनाएँ हैं और हमारा जो एफ़र्ट है, वो जब बहुत अच्छे से अलाइन होता है, तब जो काम निकल कर आता है वो देखने से हमेशा हमें अच्छा लगेगा और वो देखने वाले को भी अच्छा लगता है। और अगर मैं अपने पेंटिंग की बात करूँ, तो मुझे ये भी समझ में आता है कि जो काम मैंने किया और मुझे देखते ही लगा हाँ, ये सही गया है, ये बहुत बढ़िया बना है। तो उस काम के सेल होने की उम्मीद भी मतलब सेल होने का परसेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। और जो काम मुझे खुद को अच्छा नहीं लगेगा या मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने अपनी क्षमता का इसमें पूरा प्रयोग नहीं कर पाई किसी भी वजह से, या वो वैसा नहीं निकला, कुछ रंग वैसे नहीं आ पाए, ड्राइंग्स में कुछ कमी हो गई, या जो भी ट्रीटमेंट मैंने दिया, तो बस ज़रूरत होती है कि हम अपने काम को करने के बाद उसे जब रिज़ल्ट उसका आए तो हम उतना ओपन माइंड होकर अपने काम को देखें, उसे समझने की कोशिश करें कि अच्छा है तो क्यों अच्छा हुआ। तो हमें एप्रिशिएट भी करना चाहिए, खुद को करना चाहिए, उस काम को देखकर खुश होना चाहिए और उस खुशी को एन्जॉय करना चाहिए। और अगर वो नहीं हो पाया है, तो हमें फिर से उस प्रोसेस के बारे में सोचना चाहिए कि कहाँ चीज़ें क्या लैकिंग हुआ है, क्या और हो सकता था, और हमें उसमें अ, मतलब हमें उसको एक्सेप्ट करने में हमें बुरा नहीं लगना चाहिए कि हम उसको फिर से कर सकें, और इतना होना चाहिए कि हम उसे डिस्कार्ड करके उसे फिर से सोच सकें या काम कर सकें, या एटलीस्ट हम उस पूरे प्रोसेस में जो नहीं कर पाए या जिस वजह से चीज़ें उतनी बेहतर नहीं हुई, उस बात को हम पकड़ सकें। अगर हम उस बात को पकड़ेंगे और उसे स्वीकार करेंगे और उसे जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा ये हुआ होगा, या उस समय फ़ोकस उतना नहीं था, या कहीं न कहीं हम जानते हैं, हम दूसरों को नहीं जान सकते, लेकिन हम अपने आप को तो अच्छी तरह से जानते हैं ना। तो हम जब अपने आप से अ, अपने भीतर झाँक के अपने आप से सही बातचीत कर पाते हैं, तो हम उस चीज़ को निकाल पाते हैं जो हमें निरंतर बेहतर बनाती है, और अ, वही चीज़ शायद हमारी सक्सेस का कारण बन सकती है। तो इसे अपने आप को मतलब छोटा दिखाना या अपने आप को ही निराश कर लेना, ये नहीं आना चाहिए इसमें। बस मेहनत की, बहुत अच्छे से हो पाई, सब चीज़ें एक साथ जुड़ी आकर, तो सब कुछ बहुत अच्छा खिला। और कहीं कुछ कमी रह गई तो उस प्रोसेस को फिर से जाइए, पीछे जाइए, उसे फिर से एक बार देखिए, गहराई से महसूस कीजिए, और उसमें जो कमी अगर आप पकड़ पाए और उस पे आप काम कर पाए, तो ये ज़्यादा बड़ी सफलता होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ख़ैर बहुत लंबी बातचीत हो गई। अब मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ।
अपनी ये पेंटिंग यहाँ तक पूरी की है। इसमें जो नीचे के पैचेस हैं वहाँ तक मैंने ये ड्राइंग कंप्लीट कर ली है। अब इससे आगे ऊपर वाले पैचेस में मैं ड्राइंग बनाने वाली हूँ। पिछली बार मैंने पूरी पेंटिंग शुरुआत से आखिर तक जो उसके बनने का प्रोसेस था वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। लगभग 1 घंटे का वो वीडियो हुआ था। अब मैं इस बार ये कर रही हूँ कि यहाँ तक जो मेरी पेंटिंग तैयार हो गई है रिलीज़ कर रही हूँ, और हर दूसरे तीसरे दिन जैसे जैसे पेंटिंग आगे बढ़ेगी मैं अपना जो काम है और उसके बीच की जो भी बातचीत है वो आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी पेंटिंग बनने में जो 8 से 10 दिन का समय लग जाता है, तो वो फिर पूरा वीडियो आने में लगभग उतना ही समय लग जाता है या शायद 10 दिन का गैप हो जाए। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इतने लंबे वीडियो को अगर ना देख पाएँ, समय की मतलब व्यस्तताएं भी होती हैं सबकी कि एक साथ 1 घंटे का वीडियो देखना कठिन हो जाता है। उसके लिए ऐसा फिर हो जाता है कि अलग से समय निकालेंगे फिर देखते हैं। तो ये मैं ब्रेक में ही पब्लिश करती जाऊँगी अपना वीडियो। और एक ज़रूरी बात और थी कि पहले मैंने जब रंगिस्तान शुरू किया तो मेरा था कि मैं अपनी कविताएं रिकॉर्ड करके इसमें बोलूँगी, और कुछ ऐसे लोगों को भी मैं यहाँ पर लेके आऊँगी जो मुझे इंस्पायर करते हैं या दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन का कारण बन सकते हैं। और मेरे अलावा और भी जो हिंदी के भारत में जो भी अच्छा लिखते हैं, सीनियर्स हैं, वो कविताएं लिखते हों या कहानीकार हों, या किसी भी और फील्ड के बहुत अच्छे कोई जानकार हों जिनका जीवन अनुभव हमारे लिए, हम सब के लिए काम आ सके। तो मेरी कोशिश थी कि मैं ऐसा कुछ करूं कि इसमें मेरी पेंटिंग्स भी हों सॉरी मेरी पेंटिंग्स भी हो और कविताएं हो, उनके जो वीडियोस आएंगे। उसके अलावा ये सारे कुछ इंटरव्यू होंगे और कुछ उनके भी कविताओं के वीडियोस होंगे। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम काम करते जा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि कविताओं के लिए एक हमें सेपरेट चैनल बना देना चाहिए। तो हमने उसे नाम दिया है दास्ताने रंगिस्तान। तो अब मेरी जो पोइट्रीज़ प्रोजेक्ट है मेरा, जो उसकी जितनी भी मतलब जो भी पोइट्री शूट होगा, चाहे वो मेरा है या हमारे आने वाले जो भी लेखक और कवि होंगे जो कि हमसे आगे जुड़ने वाले हैं, तो उनका एक सेपरेट उसमें वीडियोस उनके डाले जाएंगे। अभी मैं अपनी कविताओं के जो पुराने वीडियो डले हैं वो इस रंगिस्तान में वैसे ही डले रहने दे रही हूँ। इसके बाद मैं जो नए शूट करूँगी वो जाएंगे दास्ताने रंगिस्तान में। ये जो मेरा रंगिस्तान का ये वाला जो चैनल है जिसमें कि आप मुझे पेंटिंग बनाते हुए देख रहे हैं, हमारी बातचीत हो रही है, तो इसमें इस तरह से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और हो सकता है कि वो जो इंस्पिरेशनल जो वीडियोस मैं चाह रही थी कि उन लोगों को मैं ढूंढूं या जिन्हें मैं जानती हूँ, उनके इंटरव्यूज़ लूँ और आपके सामने उनकी कहानी रखूँ, और ख़ुद भी रोज़ मुझे कोई भी जो छोटी सी बात जिससे मैं कुछ सीख रही हूँ या मैं इंस्पायर होती हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँ। एक्चुअली मुझे अभी भी ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं कि मुझे एग्जैक्टली किस तरह से इसको मैनेज करना है, कैसे वीडियोस बनाने हैं, कब बोलना है और किस तरह से बोलना है। क्योंकि मैं जब बात करने के बाद जब हम एडिटिंग टेबल पे जाते हैं और मैं देखती हूँ अपने आप को उसमें एडिटिंग के समय, तो बोलने में बहुत बार ऐसा होता है कि अटकना हो जा रहा है और चीज़ें कभी आगे पीछे हो जाती हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं सीख रही हूँ अपने आप को देखकर, काम करके, और मैं उन सब से, मेरी हमउम्र जो स्त्रियां हैं और जो कुछ करना चाहती हैं और वो बाहर निकल कर काम नहीं कर पा रही हैं, वजह कोई भी हो सकती है, उनकी घर की जिम्मेदारियां हैं या फिर वो बस घर में काम करना पसंद करती हों, जो भी हो। लेकिन अगर वो किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाकर
इस तरह का काम करना नहीं सीख पा रही हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कोई भी हो, डेकोरेशन का काम हो, बोलना ही हो, वीडियोस बनाना हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हम अगर किसी से नहीं सीख पा रहे हैं, हम प्रॉपर उस लाइन में नहीं जा रहे हैं कि जब हम उस तरह के इंस्टीट्यूट से हम निकल कर आए हैं, या अभी हम किसी तरह की ट्रेनिंग लेने में सक्षम हैं या नहीं हैं, किसी भी वजह से, तो हम वो काम करने का सोचना ही छोड़ दें, या बस रुके रहें कि हम बहुत बहुत परफेक्ट हो जाएंगे और हम ये सीख लेंगे, हम किसी प्रोफेशनल से सीख कर ही आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप मुझे ही देख सकते हैं कि मैं काम कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ और अपनी गलतियों से सीख रही हूँ। चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ होता है मेरे साथ। इतने सारे विचार हो जाते हैं कई बार कि उन्हें किस तरह से लेकर आना है सामने और कब लाना है, किस तरह के वीडियोस बनाना है, ये मुझे अभी भी मैं सीखने के बिल्कुल प्रोसेस में हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि काम करिए, सपने देखिए, अपने सपनों को पूरा करने में पूरे मतलब अपनी खुशी से, अपनी उस समय की जो आपकी क्षमता है, जो भी रिसोर्सेस है, उसके साथ काम करिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने परफेक्ट हैं, कितने नहीं हैं, आपसे गलतियां हो रही हैं और आपसे बेहतर कौन है, क्योंकि हमसे बेहतर इतने हैं कि हम उन्हें गिन भी नहीं सकते हैं। तो हमें खुद को बेहतर करने की ज़रूरत है अपने आप में, कि हम हर दिन क्या प्रयास कर रहे हैं और कल से हम खुद कितने बेहतर हुए हैं, या हमने अपने को बेहतर करने का प्रयास जारी रखा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो आज के बाद ये है कि आपको अगर कविताएं सुननी हैं और मेरे कविताओं के वीडियोस देखने हैं, तो वो आप देख सकते हैं दास्ताने रंगिस्तान में। और मेरा रंगिस्तान मेरे रंगों का रंगिस्तान है, जहाँ पे मेरे रंग हैं, मेरी पेंटिंग्स हैं, और ये एक तरह से मेरा ब्लॉग है जिसमें मेरी दिनचर्या है और मेरे जो भाव हैं, जो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ, ये मेरा खुद का जीवन है, ये मैं खुद महसूस कर रही हूँ, इसको जी रही हूँ। मेरी परेशानियाँ हैं, मेरी छोटी छोटी खुशियाँ हैं, और मेरे कुछ सपने हैं जिस तक पहुँचने में मैं कैसे चल रही हूँ और मेरा लर्निंग प्रोसेस क्या है। आप इस सारी चीज़ों के भागीदार रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये ढेर सारी गलतियाँ करने वाली प्रियंका आपको एक दिन अपनी दोस्त की तरह लगेगी और आपकी अपनी जर्नी में थोड़ा सा आपको सुकून दे पाएगी। क्योंकि मैं किसी को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करूं, ऐसे मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, लेकिन मैं आपके आसपास की ही वो दोस्त हो सकती हूं, वो स्त्री हो सकती हूं जो आपके जैसी ही हैं और जो मेहनत कर रही है और अपनी ढेर सारी कमियों से जूझते हुए बस अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही है।